मित्रों नमस्कार। कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन से। साथियों, ये हम लोग आधुनिक काल में भारतीय हिंदू युग को पढ़ रहे हैं और शायद आपको बहुत अच्छी क्लासेस लग रही होगी। ये नोट्स बहुत अच्छे हैं और इनमें जो है मैंने बहुत ही मेन मेन चीजों को लिया है। और आप कहीं भी किसी भी स्टेट में कोई भी एग्जाम दे रहे हो, हिंदी साहित्य का इतिहास अगर वहां पर आता है तो साथियों मैं आपको दावा करता हूं, आपको विश्वास दिलाता हूं कि इन नोट्स से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। इसलिए साथियों विश्वास कीजिए और विश्वास के साथ पढ़ते रहिए मित्रों। ठीक है। अगर आपको इनके पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, इनकी पीडीएफ आपको वहां मिल जाएगी। साथियों यार लाइक जरूर कीजिएगा। और जैसे आपको वीडियो मिलता है आप तो देखते ही हो, लेकिन शेयर भी आपको करना चाहिए साथियों। चलिए देखते हैं बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन। तो इनका जो जन्म हुआ था बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन का, वो 1855 ईस्वी में हुआ था साथियों। साथियों अगर आप सुन भी रहे हो लिख नहीं रहे हो तो भी आपको याद हो जाएगी चीजें, क्योंकि मैं बार बार रिपीट इन चीजों को करता रहता हूँ। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन का जो जन्म हुआ वो 1855 ईस्वी में हुआ और इनका जन्म स्थान है मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में और इनकी मृत्यु हुई थी 1923 ईस्वी में। मित्रों जो बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन है, इनकी मुख्य रचनाएं कौन कौन सी रही। इनकी मुख्य रचना है, पहली रचना जीर्ण जनपद, दूसरी है आनंद अरुणोदय, फिर है हार्दिक अर्षदशा हर्षदशा, मयंक महिमा, अलौकिक लीला, वर्षा बिंदु, सूर्य स्त्रोत, लालित्य लहरी। साथियों लालित्य लहरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा। और एक जीर्ण जनपद इंपॉर्टेंट है, इसमें ये पूछी जाती है। तो एक बार हम लोग फिर बात करते हैं बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन की प्रमुख रचनाओं के बारे में। जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, हार्दिक अर्षदशा, मयंक महिमा, अलौकिक लीला, वर्षा बिंदु, सूर्य स्त्रोत और लालित्य लहरी। ये इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, आप इनका प्लीज थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए। और इन रचनाओं से देखो क्वेश्चन डायरेक्ट यही आता है कि इनमें से बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन की मुख्य रचनाएं कौन कौन सी हैं या कौन कौन सी नहीं हैं। ठीक है। एक और रचना मैं आपको बता देता हूं। एक रचना और थी इनकी, आनंद बधाई। क्या नाम था? आनंद बधाई। तो यहाँ 10वीं रचना आप और जोड़ सकते हो, आनंद। आनंद बधाई इनकी रचना थी, ये भी आप जोड़ सकते हो। एक और रचना के बारे में बता देता हूं, दुर्दशा। दुर्दशा, दुर्दशा दत्ता, दत्तापुर। दुर्दशा दत्तापुर, ये इनकी इंपोर्टेंट रचनाएं रही है मित्रों। ठीक है। आगे बात करते हैं इनके जो नाटक हैं, किसके, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन के जो नाटक हैं, वो एक तो है भारत सौभाग्य। भारत सौभाग्य जो नाटक है साथियों, वो 1888 ईस्वी में लिखा गया, भारत सौभाग्य नाटक। दूसरा है प्रयाग रामागमन। प्रयाग रामागमन, ये नाटक इनका 1904 ईस्वी में लिखा गया मित्रों, ये भी आप ध्यान रख सकते हो। और तीसरा नाटक जो इनका है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है, वीरांगना रहस्य महानाटक। वीरांगना रहस्य महानाटक, ये वैश्य विनोद नाटक का ही एक भाग है। वेश्या विनोद नाटक, इसका एक पार्ट है। वेश्या विनोद नाटक का एक भाग है, तो आप ध्यान रख लीजिएगा। तो कौन कौन से नाटक हो गए? भारत सौभाग्य जो 1888 ईस्वी में लिखा गया, प्रयाग राम आगमन जो है 1904 में, और वीरांगना रहस्य महानाटक, इसका इनका सन नहीं दिया गया है, प्लीज आप थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात इनकी यह आती है कि इनकी जो लालित्य लहरी जो रचना है, रचना में वंदना संबंधी दोहों को शामिल किया गया है। इनकी जो मुख्य रचना लालित्य लहरी है, उसमें वंदना संबंधी दोहों को शामिल किया गया है। अगली बात आती है ब्रजचंद पंचक। ब्रजचंद पंचक जो इनकी रचना है, उनमें भक्ति की भावना को सम्मिलित किया गया है। आगे है इनकी समस्त रचनाओं का संकलन जो है प्रेम धन सर्वस्व। क्या नाम है? प्रेम धन सर्वस्व संग्रह के प्रथम चरण या प्रथम भाग में किया गया है। मित्रों ये विशेष तथ्य जहां पर भी मैं देता हूं, इनको आप थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए, ये इनकी इंपॉर्टेंट चीजें होती है। इनके द्वारा नागरी नीरद, कौन सी? नागरी नीरद। इनके द्वारा नागरी नीरद 1893 ईस्वी में नामक एक साप्ताहिक पत्र और एक आनंद कादम्बनी
1881 ईस्वी में नामक मासिक पत्रिका का इन्होंने संपादन किया था। तो याद रखिए साथियों, इनके द्वारा जो है बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन के द्वारा नागरी नीरद 1893 में एक साप्ताहिक पत्र इन्होंने निकाला, और आनंद कादम्बनी इन्होंने 1881 में एक मासिक पत्रिका का इन्होंने संपादन किया। तो नागरी नीरद इनका साप्ताहिक पत्र था, और आनंद कादम्बनी इनकी एक मासिक पत्रिका थी, किसकी? बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन की। यह आपको अच्छे से ध्यान रखना है। मित्रों आगे बात करते हैं। इन्होंने अब्र उपनाम से, अब्र उपनाम से, ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब्र उपनाम से उर्दू काव्य, अब्र उपनाम से उर्दू काव्य में इन्होंने लेखन किया। किसने? बद्रीनारायण चौधरी ने। तो बद्रीनारायण चौधरी ने अब्र उपनाम से जो है उर्दू में काव्य रचनाएं करी थी मित्रों। आगे बात करते हैं इनके बारे में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार क्या बात है? हिंदी में समालोचना का सूत्रपात एक प्रकार से बालकृष्ण भट्ट एवं बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन के द्वारा किया गया था। जो समालोचनाएं हैं उसका जो सूत्रपात किया वो बालकृष्ण भट्ट ने और बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन के द्वारा ही किया गया था मित्रों। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो आपको ध्यान रखनी है। देखो मैंने बता दिया आपको, इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है। एक तो इन्होंने अब्र उपनाम से जो है उर्दू में काव्य रचना करी। दूसरी बात मैंने आपको बताई है कि बद्रीनारायण चौधरी ने जो है 1881 में मासिक पत्रिका निकाली थी आनंद कादम्बनी, और 1893 में इन्होंने नागरी नीरद एक पत्रिका निकाली थी जो इनकी साप्ताहिक थी। और ये जो है साथियों इन्होंने मिर्जापुर से निकाली थी। कहाँ से निकाली थी? मिर्जापुर से निकाली थी। और बद्रीनारायण चौधरी का जो संपूर्ण काव्य है ये भी मैंने आपको बता दिया है। बद्रीनारायण चौधरी का संपूर्ण काव्य किसमें था? प्रेम घन। प्रेम घन जो है क्या नाम था? सर्वस्व। प्रेम घन सर्वस्व, इसके अंदर इन्होंने अपने संपूर्ण काव्य का संग्रह किया था, संपूर्ण काव्य को संकलित किया था। फिर साथियों इनकी जो मुख्य बात आती है कि कांग्रेस की स्थापना से संबंधित इनके द्वारा लिखा गया नाटक था भारत सौभाग्य। साथियों मैं आपको बता देता हूँ, ये यहाँ पर इन्होंने लिखा था भारत सौभाग्य। ये जो भारत सौभाग्य जो नाटक है इनका, जो 1888 में, ये कांग्रेस की स्थापना से संबंधित था। क्या था ये? कांग्रेस, कांग्रेस की स्थापना से संबंधित था। तो ये बात भी आप इसकी थोड़े से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं साथियों। जो बद्रीनारायण प्रेमधन थे उन्होंने कजली और लावणी शैली में रचनाएं लिखी थी। ये जो मैं बोल रहा हूँ इन चीजों को भी आप थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा। कजली और लावणी शैली में भी इनके द्वारा रचनाएं लिखी गई। ठीक है, याद हो जाएगी। तो बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन से संबंधित जितनी भी बातें इंपोर्टेंट थी साथियों वो मैंने आपको बता दिए। आगे बात करते हैं अब आते हैं अगले राइटर हमारे पास, प्रताप नारायण मिश्र। क्या नाम है? प्रताप नारायण मिश्र भी इंपोर्टेंट राइटर हैं। इनको भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। जो भी इनको इंपोर्टेंट बातें हैं उनको भी आपको ध्यान देना है साथियों। तो चलिए देखते हैं। इनका जो जन्म हुआ है वो 1856 में हुआ। किसका? प्रताप नारायण मिश्र का जो जन्म हुआ वो 1856 में हुआ है साथियों। कहाँ पर? बेजेपुर, बेजेपुर गांव है, ये इनका जो जन्म हुआ है वो हुआ था। ये वैसे पूछा नहीं जाता है, मैं पर बता देता हूँ। बेजेपुर गांव में इनका जन्म हुआ था। ये भी यूपी में ही पड़ता है साथियों। इनकी मृत्यु 1894 ईस्वी में हुई थी साथियों। ठीक है, चलिए अब इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी रही? प्रताप नारायण मिश्र की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो कौन कौन सी रही है आपको यहाँ पर ध्यान देना है। एक तो है प्रेम पुष्पावली, एक है मन की लहर, दूसरी है लोकोक्ति शतक, चौथी है श्रृंगार विलाप, फिर ब्रेडला स्वागत, फिर है रसखान शतक, फिर दीवानी, प्रताप लहरी और बुढ़ापा। इस तरह से ये 9 रचनाएं इनकी बहुत इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। प्लीज आप इनको अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा, क्योंकि वैसे तो प्रताप नारायण मिश्र ने कुल 32 ग्रंथों की रचना करी थी। मैं आपको बता देता हूँ वैसे कितने ग्रंथों की रचना करी, 32 ग्रंथों की रचना करी थी, लेकिन इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये 9 रचनाएं सबसे इंपॉर्टेंट आती है। इसके बाद में इनके जो नाटक हैं वो देखिए कौन कौन से नाटक इन्होंने लिखे हैं। संगीत शाकुंतल और कले कौतुक रूपक, हठी हमीर, भारत दुर्दशा, गो संकट, कली प्रभाव और जुहारी कुहारी, ये प्रहसन है इनका, ये भी एक नाटक है। ठीक है, विशेष तथ्य वाली बात आती है, ये आप लोगों को अच्छे से ध्यान देना है। एक बार मैं नाटक को फिर रिपीट कर देता हूँ कौन कौन से प्रताप नारायण मिश्र के नाटक रहे हैं। संगीत शाकुंतल, कली कौतुक रूपक,
हठी हमीर, भारत दुर्दशा, गो संकट, कली प्रभाव, जुहारी कुहारी, ये इनके मुख्य नाटक रहे हैं मित्रों। चलिए आगे बात करते हैं अब इनके विशेष तथ्य, जो मैं हमेशा कहता हूं आप लोगों से कि विशेष तथ्य पर प्लीज आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। विशेष तथ्य से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, रचनाओं से क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं। अब सबसे बड़ी दिक्कत होती है, बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं सर रचना याद नहीं होती, याद नहीं होती। लेकिन मैं बार बार आपसे कहता हूँ, इन्हीं नोट्स को बार बार अगर आपने पढ़ा, इन्हीं नोट्स को बार बार रिवाइज किया, इन्हीं नोट्स की आपने अगर एक्सरसाइज कंप्लीट करी, तो साथियों मैं आपसे दावा करता हूं आपको ये तक भी पता हो जाएगा यार किस पेज पे लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है, किस कोने में लिखा हुआ है। तो ये चीजें आपको ऐसे याद होगी। देखिएगा साथियों, विशेष तथ्य में ब्राह्मण नामक पत्रिका जो है 1883 में, ब्राह्मण नामक पत्रिका इन्होंने 1883 में एक मासिक पत्रिका थी जो कानपुर से निकाली थी। ये होली के दिन की बात है। कब की बात है? होली के दिन की बात है साथियों। तो उस दिन इन्होंने ये पत्रिकाएं निकाली थी, प्रताप नारायण मिश्र ने शुरू करी थी कानपुर से, इसका संपादन इन्होंने शुरू किया था। तो क्वेश्चन आ जाता है कि ब्राह्मण पत्रिका का संपादन किसके द्वारा किया गया था? तो ये थे प्रताप नारायण मिश्र। और ये पत्रिका कैसी थी? एक मासिक पत्रिका थी जो कानपुर से निकाली गई थी, होली के दिन निकाली गई थी। ये थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा, 1883 की ये बात है मित्रों। चलिए, मूछ, आगे बात आती है मूछ मुंडवाने की आज्ञा भी इन्होंने पिता से ली थी कि मूछ मुंडवाना है मुझे, तो ये आज्ञा भी इनके द्वारा पिता से ली गई थी। आगे है साथियों इनकी मुख्य जो विशेष तथ्य में आते हैं उनको जरूर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हर गंग कविता के कारण सर्वाधिक इनको प्रसिद्धि प्राप्त हुई। और हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा भी प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा ही दिया गया था। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसके द्वारा दिया गया था? प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा दिया गया था साथियों, ये आप ध्यान दे लीजिएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का एडिशन कहा। क्या कहा? आचार्य रामचंद्र जो शुक्ल थे उन्होंने प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का एडिशन कहकर पुकारा है। हिंदी का एडिशन कहकर किसको पुकारा? प्रताप नारायण मिश्र को। किसके द्वारा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। कहा है रसिक समाज से संबंध रखते थे। किससे? रसिक समाज, रसिक समाज से ये संबंध रखते हैं मित्रों, ये भी आपको ध्यान देना है। आगे मैं आपको बता देता हूं इनकी जो रचनाएं हैं उनके बारे में भी थोड़ा सा मैं बता देता हूं। प्रताप नारायण मिश्र का जो प्रसिद्ध नाटक रहा है वो रहा है गो संकट। प्रताप नारायण मिश्र का जो प्रसिद्ध नाटक था वो था गो संकट। ये नाटक इनका प्रसिद्ध नाटक रहा है साथियों। फिर आगे बात करते हैं, प्रताप नारायण मिश्र ने जो है शकुंतला नाटक जो है राजा लक्ष्मण सिंह में अभिनय करने के लिए, मूंछ मुंडवाने के लिए अपने पिता से आज्ञा मांगी थी। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है। अब इनकी जो प्रमुख पंक्तियां रही है वो कौन कौन सी है? प्रताप नारायण मिश्र की प्रमुख पंक्तियां हैं, चित चेत की चांदनी चाह भरी, दूसरी है जब जड़ वृक्ष आम भी बोराते, और अगली है 8 मास बीते जजमान। तो ये तीनों पंक्तियां इनकी है, इनको भी आप थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा। चित चेत की चांदनी चाह भरी किसकी रचना है? इसमें भी अनुप्रास अलंकार है, ये प्रताप नारायण मिश्र की रचना है। अगली जो लाइन है, जब जड़ वृक्ष आम की बोराते, ये भी जो है प्रताप नारायण मिश्र ने लिखा। 8 मास बीते जजमान, ये भी प्रताप नारायण मिश्र ने लिखा है। बार बार पढ़ोगे तो ये लाइन आपको पता लगने लग जाएगी कि ये लाइन किसकी है। तो बार बार पढ़ने से ही ये लाइन याद होती है। इनकी कविता थी साथियों एक है हर गंगे, बहुत ही लोकप्रिय हुई। इनकी एक मुख्य कविता थी हर गंगे। क्या नाम था? हर गंगे। इनकी बहुत ही अच्छी कविता रही जो बहुत प्रसिद्धि इसको प्राप्त हुई है, बहुत प्रसिद्धि प्राप्त हुई है साथियों। ठीक है। तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा। और थोड़ी सी बहुत इसमें और तो मैंने आपको बता दिया, हिंदी हिंदुस्तान 8 मास बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणा दान। हिंदी हिंदुस्तान 8 मास बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणा दान, ये इनकी बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति रही है मित्रों। तो हिंदी हिंदुस्तान का नारा भी किसके द्वारा दिया गया था? प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा दिया गया था। एक और बात मैं आपको यहाँ प्रताप नारायण मिश्र में ही जोड़ना चाहूंगा, इनका था एक है मन की लहर। क्या नाम है? मन की लहर। साथियों याद रखना जो चीजें मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं, मन की लहर कविता है ये। क्या है ये? एक कविता है साथियों। मन की लहर एक कविता है। इसमें बाल विधवाओं की करुण दशा का एक मार्मिक चित्रण किया गया है। जो मन की लहर जो है वो प्रताप नारायण मिश्र की बहुत अच्छी कविता है। और इसमें बाल विधवाओं
जो बाल विधवाओं का चित्रण किया गया है, बाल विधवाओं का साथियों इसमें चित्रण किया गया है, प्लीज आप इसको ध्यान दे लीजिएगा। तो ये सारी चीजें जितनी भी मैंने आपको बताई है, प्लीज आप इसको थोड़ा सा नोट कीजिए और अच्छे से आपको ये ध्यान देना है साथियों। प्रताप नारायण मिश्र के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने आपको बता दी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठाकुर जगमोहन जो फोर्थ नंबर के कवि रहे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र के, इसमें वो है ठाकुर जगमोहन। अब ठाकुर जगमोहन साथियों जो है, इनका जन्म 1857 में हुआ विजय रावगढ़ में। कहां पर इनका जन्म हुआ? मध्य प्रदेश के विजय रावगढ़ में इनका जन्म हुआ था। और मृत्यु साथियों 1899 में इनकी हो गई थी। चलिए आगे बात करते हैं। इनका एक उपन्यास है, श्यामा स्वप्न। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। श्यामा स्वप्न जो इन्होंने उपन्यास लिखा था साथियों, वो 1885 ईस्वी में इनके द्वारा लिखा गया था। एक ही उपन्यास रहा है श्यामा स्वप्न, इनका प्रसिद्ध उपन्यास है। और इस उपन्यास में उनकी कविताएं भी लिखी गई थी। ठीक है, चलिए अब इनकी जो प्रमुख रचनाएं रही हैं वो कौन कौन सी रही है। प्रेम संपत्ति लता 1855 में, श्यामा लता 1885 में, श्यामा सरोजनी 1886 में, देवयानी 1886 में, ऋतु संहार इनका अनुदित नाटक है, और मेघदूत भी इनका अनुदित है। तो इनको आप ध्यान दे लीजिए कि ये जो है ठाकुर जगमोहन के द्वारा लिखी गई रचनाएं हैं। ठाकुर जगमोहन जो है साथियों संस्कृत और अंग्रेजी के बहुत ही अच्छे जानकार रहे थे। ठाकुर जगमोहन के बारे में ऐसा कहा जाता है। और ठाकुर जगमोहन भारतेंदु युग के रोमानी कवि भी रहे और मानव प्रकृति के कुशल चतेरे कवि भी माने जाते हैं। ठाकुर जगमोहन सिंह के बारे में मैं आपको जो बोल रहा हूँ साथियों, इन चीजों को ध्यान रखिएगा। ठाकुर जगमोहन सिंह के बारे में डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है, भारतेंदु और उनके मंडल में जो जिंदा दिली दिखाई पड़ती है, उसकी शुरुआत भी ठाकुर जगमोहन के द्वारा ही की गई थी। उसके बाद में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ठाकुर जगमोहन सिंह के बारे में लिखा कि अपने हृदय पर अंकित भारतीय ग्राम्य जीवन के माधुर्य का जो संस्कार ठाकुर साहब ने अपने श्यामा स्वप्न में व्यक्त किया है, उसकी सरसता अलग ही है, उसकी सरसता निराली है। ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ठाकुर जगमोहन सिंह के बारे में लिखते हैं। साथियों अब पांचवे राइटर आते हैं इसी के अंदर, वो है अंबिका दत्त व्यास। अंबिका दत्त व्यास का जो जन्म है वो 1858 में हुआ, और 1900 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई, और इनका जन्म हुआ था काशी में। ठीक है, इनका जो जन्म है, अंबिका दत्त व्यास का जन्म वैसे 1858 में जयपुर में इनका जन्म बताया जाता है, अंबिका दत्त व्यास, लेकिन रहे ये काशी में थे। तो ये जयपुर में इनका जन्म हुआ था साथियों 1858 में। ये थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। अब अंबिका दत्त व्यास की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पावस पचासा, सुकवि सतसई, हो होरी, कंस वध और बिहारी विहार। साथियों ये अंबिका दत्त व्यास इनकी रचना ऐसे नहीं पूछी जाती है, बस ये पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी रचना इनकी रही है या नहीं रही है। बस थोड़ा सा तो रचनाओं के बारे में आपको ध्यान देना है। यह पीयूष प्रभा नामक पत्रिका का इन्होंने संपादन किया था। बिहारी बिहार नाम से बिहारी सस्से का रोला छंद में इन्होंने पल्लवन किया। बिहारी बिहार का जो है इन्होंने बिहारी सत्सई का रोला छंद से इन्होंने पल्लवन किया था। ये आपको ध्यान दे लेना है। ठीक है, अब अगले राइटर आते हैं मित्रों यहाँ पर छठे नंबर पर, बाल कृष्ण भट्ट। क्या नाम है? बाल कृष्ण भट्ट। इनका जो जन्म हुआ है वो 1844 में हुआ, इनकी मृत्यु 1914 ईस्वी में हुई थी। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं रही हैं बाल कृष्ण भट्ट की, कलिराज की सभा, बाल विवाह, चंद्रसेन रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी इनका उपन्यास था, और सो अजान एक सुजान ये भी इनका उपन्यास रहा है बाल कृष्ण भट्ट का। तो आपको ध्यान देना है, कलिराज की सभा किसकी रचना है? बालकृष्ण भट्ट की। बाल विवाह भी बालकृष्ण भट्ट की, चंद्रसेन रहस्य कथा भी बालकृष्ण भट्ट की है। लेकिन नूतन ब्रह्मचारी इनका उपन्यास है बालकृष्ण भट्ट का, और सो अजान एक सुजान भी इनका उपन्यास है, किसका? बालकृष्ण भट्ट का। इससे विशेष तथ्यों में बात आती है, इन्होंने 1877 ईस्वी में हिंदी प्रदीप, किसने? बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप मासिक पत्रिका निकाली, और इन्होंने ही
पुष्पा नामक पत्रिका का संपादन भी किया था। किसके द्वारा? बाल कृष्ण भट्ट के प्रेम पुष्पा नामक पत्रिका का संपादन भी किया गया मित्रों। तो थोड़ा सा आप ये ध्यान दे लीजिएगा, बहुत अच्छी बातें इनके बारे में लिखी गई हैं। ये भारतेंदु मंडल के कवियों में सबसे वरिष्ठ कवि माने जाते हैं। कौन? बालकृष्ण भट्ट। तो ये बात भी आपको ध्यान देनी है, भारतेंदु मंडल के सबसे वरिष्ठ कवि बालकृष्ण भट्ट को ही माना जाता है। तो मित्रों, बहुत बढ़िया चीजें हैं। आगे है, इन्होंने साहित्य को क्या कहा? साहित्य को इसमें समूह के हृदय का विकास कहा है। समन समूह, साहित्य का जो हृदय है वो ज्ञान समूह, क्या कहा? ज्ञान समूह के हृदय का विकास कहा। और इस तरह से साथियों, ये बहुत सारे हमने राइटर कवि पढ़ लिए हैं, और बाकी के अब लोग पढ़ते हैं अगले वीडियो में। ठीक है साथियों, थोड़ा टाइम का अभाव रहता है, इस वजह से यार थोड़ा वीडियो छोटा बनता है, लेकिन आप इस बात के लिए मुझे क्षमा प्रार्थी करोगे। इस बात के लिए मैं क्षमा मांगता हूँ कि वीडियो थोड़ा छोटा रहता है। मैं चाहता हूँ लॉन्ग वीडियो बने, लेकिन बन नहीं पाता है, टाइम का थोड़ा सा अभाव रहता है। तो साथियों, बाकी का जो है अगला वीडियो आप लोगों के लिए जल्दी आ जाएगा, तो अभी इसको देखिएगा। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू। राधा कृष्ण दास से हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।